और 4 बेटियां थीं। भरा पूरा परिवार, लंबी चौड़ी खेती-बाड़ी और चौधरी रामप्रसाद का दबदबा। दलान पर बैठते तो किसी महाराजा की तरह, बड़े चौधरियों की तरह हुक्के की चिलम कभी बुझने का नाम न ले। दलान पर 4 चारपाई और दर्जन भर बूढ़े उनकी चौधराहट की शान बढ़ाते थे। शाम को दलान का नजारा किसी पंचायत सा होता था। चौधरी रामप्रसाद ने सबसे छोटे बेटे प्रकाश को छोड़कर अपने सभी बेटे और बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से की थी। चौधरी रामप्रसाद का उसूल था कि बेटियों की शादियां बड़े चौधरियों में करो तो वे अपने से बड़ा घराना पाकर खुश रहेंगी और अपने पिता व किस्मत पर फख्र करेंगी। बहुएं हमेशा छोटे चौधरियों की लाओ तो वे कहने में रहेंगी और बेटों का अपनी ससुरालों में दबदबा बना रहेगा। सबसे छोटे बेटे प्रकाश के कुंवारे रहने की कोई खास वजह नहीं थी। कितने ही चौधरी अपनी बहन बेटियों के रिश्ते प्रकाश के लिए लेकर आ चुके थे, लेकिन रामप्रसाद सदियों से चली आ रही गांव की प्रथा के मकर जाल में फंसे हुए थे। गांव की परंपरा के मुताबिक वे चाहते थे कि प्रकाश अपने किसी बड़े भाई के साथ साझा कर ले, जिससे जोत के 4 ही हिस्से हो, 5 नहीं। प्रकाश के बड़े भाइयों ने भी यही कोशिश की, लेकिन प्रकाश की अपनी किसी भाभी से नहीं पटी। अब रामप्रसाद के सामने प्रकाश की शादी करने का दबाव था, क्योंकि बड़े बेटे रणधीर का बड़ा बेटा गिरीश भी शादी के लायक हो गया था। असल में जब प्रकाश पैदा हुआ था, उसके कुछ दिनों बाद ही गिरीश का जन्म हुआ। चाचा भतीजे के आगे पीछे जन्म लेने पर रामप्रसाद की बड़ी जग हंसाई हुई थी। गांव के हम उम्र लोग मजाक ही मजाक में कह देते थे, चौधरी साहब अब तो होश धरो, हुक्के की गर्मी ने आपके अंदर की गर्मी बढ़ा रखी है, लेकिन उम्र का तो ख्याल करो। इसके बाद चौधरी ने बच्चे पैदा करने पर रोक लगा दी। दादा बनने के बाद अपने बर्ताव में बदलाव लाए और दूसरी जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ा लिया। रणधीर के बड़े बेटे गिरीश का मन पढ़ाई लिखाई खेती बाड़ी में कम लगता था, मौज मस्ती में ज्यादा था। दिन भर खुले सांड की तरह गांव भर में घूमता फिरता। बड़ा परिवार होने के नाते घर में काम तो बहुत थे, लेकिन गिरीश ने न तो उनमें कभी कोई दिलचस्पी दिखाई और न ही कोई जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने की कोशिश की। इस वजह से रणधीर उसकी जल्दी से जल्दी शादी करके परिवार का जिम्मेदार सदस्य बनाना चाहता था। गांव से उसकी शिकायतें कोई न कोई लेकर आता रहता था। इससे भी रणधीर परेशान था, लेकिन पहले प्रकाश की शादी हो तब वे गिरीश की शादी के बारे में सोचे। रामप्रसाद ने जल्दी ही इस समस्या का हल निकाल दिया। प्रकाश की शादी पास के ही गांव के चौधरी मुन्ना सिंह की बेटी कुसुम के साथ हुई। प्रकाश और कुसुम सुख भरी जिंदगी गुजारने लगे। प्रकाश के हिस्से में जो जमीन आई उसमें वह जी तोड़ मेहनत करने लगा। कुसुम भी उसका खूब साथ निभाने लगी। प्रकाश खेतों में बैल बना खूब पसीना बहाता। उसकी कोशिश थी कि वह भी जल्दी से जल्दी अपने भाइयों के लेवल पर पहुंच जाए। इस जद्दोजहद में वह भूल गया कि उसके घर में छुट्टे सांड गिरीश ने घुसपैठ शुरू कर दी है। वह कब उसकी पत्नी कुसुम के पीछे लग गया, उसे पता ही नहीं चला। प्रकाश की शादी में आया दहेज का सामान अभी नया था। गिरीश कभी गाने सुनने के बहाने और कभी फिल्म देखने के बहाने दहेज में आई नई एलईडी पर कार्यक्रम देखने के बहाने प्रकाश के कमरे में आ धमकता था। कुसुम नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए वह कुछ कह पाने में हिचक रही थी। कोई और भी गिरीश को नहीं टोकता था। प्रकाश का वह हम उम्र भी था और बचपन का साथी था, इसलिए प्रकाश को भी कोई एतराज नहीं था। कुसुम भी इसकी आदी हो गई। उसने सोचा कि जब किसी को गिरीश के इस बर्ताव से कोई एतराज नहीं तो वही क्यों एतराज करे। कुसुम और गिरीश धीमे धीमे आपस में बातचीत भी करने लगे। अगर कुसुम गिरीश से कभी किसी बात को कहती तो गिरीश उसे कभी न काटता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। गिरीश पहले से ज्यादा समय कुसुम के कमरे में गुजारने लगा। आग और घी का यह रिश्ता धीरे धीरे चाची भतीजे के रिश्ते को पिघलाने लगा। हवस की आंधी में एक दिन यह रिश्ता पूरी तरह से उड़ गया। जब तक कुसुम और गिरीश के इस नए रिश्ते का एहसास प्रकाश और परिवार के दूसरे सदस्यों को होता, तब तक बात बहुत आगे तक बढ़ गई थी। प्रकाश और परिवार के दूसरे लोगों ने कुसुम और गिरीश पर रोक लगाने की कोशिश की तो उन दोनों ने दूसरे तरीके ढूंढ लिए। हर कोई तो 24 घंटे चौकीदार बनकर घूम नहीं सकता। दोनों का मिलना कभी खेतों में तो कभी खलिहानों में, कभी गौशाला में तो कभी बिटौरों के पीछे होने लगा। गांव के खुले सांड को भी कहीं भी आने जाने की आज़ादी थी। रामप्रसाद जानते थे कि एक खुला सांड किसी औरत के लिए सबसे अच्छा प्रेमी होता है। उसके पास अपनी प्रेमिका के लिए वह अनमोल वक्त होता है जो किसी कामकाजी बैल के पास कभी नहीं हो सकता है। यही वजह है कि ज्यादातर लड़कियों के प्रेमी आवारा और लफंगे होते हैं। सांड के पास यहाँ वहाँ मुंह मारने के लिए बहुत सा खाली वक्त होता है, जबकि कामकाजी बैल की गर्दन हमेशा काम के तले दबे रहती है। रामप्रसाद ने एक दिन बड़े बेटे रणधीर को बुलाकर कहा, बेटे अपने गिरीश को संभाल ले, इसे काम धंधे में लगा, नहीं तो जो आग घर में सुलग रही है पूरे परिवार को ले डूबेगी। भविष्य में इस घर में कोई रिश्ता नहीं आएगा। आगे की सोच। गिरीश घर को आग लगा रहा है। बाबूजी, मैंने कितनी ही कोशिश कर ली, लेकिन लगता है ऐसे बात बनने वाली नहीं। रणधीर, पहले समझा बुझा, बात न बने तो सख्ती से परहेज मत करना, नहीं तो तेरा गिरीश पूरे परिवार का सत्यानाश कर देगा। पहले ही गांव में काफी फजीहत हो चुकी है। कैसे भी कर गिरीश पर लगाम लगा। जी बाबूजी। उधर प्रकाश ने कुसुम को हर तरह से समझा लिया, लेकिन हर बात पर वह प्रकाश की हाँ में हाँ मिलाती या चुप्पी साध जाती। प्रकाश के सामने वह ऐसी नौटंकी करती जैसे वह इस दुनिया में प्रकाश के लिए ही आई है और बाकी सब बातें बेसिर पैर की है। लेकिन प्रकाश के घर से बाहर कदम रखते ही वह गिरगिट की तरह रंग बदलती। प्रकाश और परिवार के लोग जितना कुसुम और गिरीश को समझाते, उनकी इश्क की आग उतनी ही ज्यादा भड़कती। समझाने बुझाने की सीमा जब पार हो गई तो रणधीर और रामप्रसाद ने एक दिन गिरीश को कमरे में बंद करके जमकर तुराई की तो कुसुम ने उसके घावों पर
अपनी मोहब्बत का मरहम लगा दिया। यही हाल एक दिन प्रकाश ने कुसुम का किया तो गिरीश ने उसके घावों पर अपनी मोहब्बत के फूल बरसा दिए। प्रकाश ने कुसुम को घर छोड़ने से लेकर तलाक देने तक की धमकियां दे डाली, लेकिन कुसुम के सिर चढ़ा इश्क का भूत उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। पुराने समय की तलवार उठा लाया और गुस्से में तलवार से कुसुम की बोटी बोटी काट डालने की धमकी देने लगा। तो कुसुम ने तलवार के आगे गर्दन करते हुए कहा, काटो, पहले मेरी गर्दन काटो, फिर मेरे शरीर की बोटी बोटी काट डालो, लेकिन यह याद रखना, मेरे मरने के बाद इस घर में तबाही मचेगी, कलह मचेगा, मौत नाचेगी, किसी को जरा सा भी चैन न मिलेगा। बच्चात कहकर जैसे ही प्रकाश ने तलवार प्रहार के लिए उठाई, परिवार के लोगों ने उसे किसी तरह रोका, लेकिन कुसुम लाख गालियां खाकर भी टस से मस न हुई। इश्क की ताकत का भी उसे अब एहसास हुआ कि इतना सब कुछ होने पर भी उस पर किसी बात का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। वह चाहे तो एक पल में सब कुछ ठीक कर सकती है, लेकिन इश्क की गुलामी उसे कुछ करने दे तब ना। इन सब बातों से प्रकाश की गाँव में इतनी जग हंसाई हो रही थी कि उसका गाँव में निकलना दुर्भर हो गया था। उसे हर कोई ऐसा लगता था मानो कि वह कुसुम और गिरीश की ही मोहब्बत की बातें कर रहा हो। प्रकाश की यह हालत हो गई कि न तो वह किसी के पास जाता था और न ही किसी को अपने पास बुलाता था। दुनिया से उसका मन उचटने लगा था। ना तो उसे अच्छे कपड़े पहनना सुहाता था और ना ही खाना। उसका शरीर सूख कर कांटा होता जा रहा था। घर उसे खाने को दौड़ता था, इसलिए वह अपना ज्यादातर समय खेतों में गुजारता था। कोई उसको समझाने की कोशिश करता तो उसको ऐसा लगता जैसे वह उसके जले पर नमक छिड़क रहा हो। परिवार के लोगों से भी वह कटा कटा सा रहने लगा था। खेती बाड़ी के काम में भी उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। गाँव में जो एक खुला सांड था, पहले वह उसके खेत में घुसता था तो उसे डंडा मारकर भगाता और अपनी फसल को बचाता, लेकिन अब वह उस सांड को फसल चरने देता और बैठा बैठा उसे देखता रहता। प्रकाश बड़ी उलझन में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। हताशा और निराशा ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उसने सुना था कि आदमी को अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। काफी सोचने के बाद भी उसे यह समझ में नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिली है। फिर उसे खेत में बैठे बैठे ध्यान में आया कि सारी समस्या की जड़ कुसुम ही है, तो फिर क्यों न उसे ही रास्ते से हटा दिया जाए। आज रात को उसे खाने में जहर मिलाकर खिला दूं तो सारी समस्या की जड़ ही खत्म। वह इसी मनसा के साथ बाजार गया। एक पेड़ की छाया में बैठकर प्रकाश लाए हुए जहर की शीशी निहारने लगा। फिर उसे ख्याल आया कि कुसुम को रास्ते से हटाकर क्या वह चैन की बंसी बजा सकेगा? क्या इसके बाद उसकी नाक ऊंची हो जाएगी? लोग क्या उसे इज्जत की नज़र से देखने लगेंगे? गिरीश के सामने क्या वह सिर उठा सकेगा? इन सवालों ने उसके दिमाग में घमासान मचा दिया। सच्चाई पता चलने पर लोग उसे पत्नी का हत्यारा भी बताएंगे। फिर कौन औरत उससे शादी करेगी? वह अपने भाइयों और भाभियों पर बोझ बन जाएगा। इससे अच्छा तो यह है कि वह अपनी ही जान दे दे। कितना आसान तरीका है इन सभी मुसीबतों से छुटकारा पाने का। यह इंसान की फितरत होती है कि वह हमेशा हर समस्या के आसान उपाय ढूंढता है। प्रकाश ने भी यही किया। लाई हुई शीशी उसने खुद भी लिया, लेकिन तुरंत कुछ नहीं हुआ। इससे प्रकाश की परेशानी और बढ़ गई। वह मरने का इंतजार देर तक नहीं कर सकता था। उसने आम के एक ऊंचे पेड़ में रस्सी लटकाई, फांसी का फंदा बनाया और उस पर झूल गया। प्रकाश को किसी ने फांसी के फंदे पर झूलता देखा तो गांव में जाकर शोर मचा दिया। ग्राम प्रधान ने हकीकत जानने पर पुलिस को सूचना दी और गांव वालों को चेतावनी दी कि पुलिस के आने तक कोई भी उस पेड़ के पास न भटके जहां प्रकाश फांसी के फंदे पर लटका पड़ा है। तुरंत पुलिस की जीप आ गई। प्रकाश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। दोपहर के बाद प्रकाश के अंतिम संस्कार के लिए पुलिस ने परिवार के सुपुर्द कर दिया। पूरा गांव रामप्रसाद के घर पर इकट्ठा हो गया। शाम ढलने को थी, इसलिए सबको गंगा घाट ले जाने की जल्दी थी। परिवार की औरतें कुसुम को लेकर अंतिम दर्शन के लिए प्रकाश के सबके पास लेकर पहुंची तो भीड़ में हलचल पैदा हो गई। सबके पास जब घर की औरतों ने कुसुम की कलाई की चूड़ी तोड़ने और बिछुए उतारने की कोशिश की तो उसने अपनी कलाई छुड़ाते हुए चीख कर कहा, मुझसे नहीं होगा यह सब पाखंड। जब तक गिरीश जिंदा है मैं सुहागिन हूँ। यह बात मैं नहीं कह रही, सारा गाँव जानता है। न मैं अपनी माँ का सिंदूर मिटाऊंगी, न चूड़ियाँ तुड़वाकर अपनी कलाई सोनी करूंगी और न ही बिछुए उतरवाऊंगी। गिरीश जिंदा है तो मैं सधवा हूँ, विधवा नहीं। प्रकाश तो मुझे मझधार में छोड़कर चला गया। अब गिरीश ही मेरा सहारा है। कुसुम की बात सुनकर भीड़ ने अपने अपने तरीके से खुसुर फुसुर की, लेकिन किसी औरत के ऐसे तेवर उन्होंने पहली बार देखे थे। दुख की इस घड़ी में कोई अड़चन नहीं डालना चाहता था। कुसुम के विरोध में कुछ आवाजें उठी तो उन्हें समझदारी से दबा दिया गया। प्रकाश का सब चार कंधों पर उठा तो सबकी आंखें गमगीन हो गई। गांव में कौन ऐसा था जो प्रकाश की सब यात्रा में न रोए?